अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज हम पहुंचे हैं रोही चोलिस्तान में। और यहां पर जो फ़िश फार्मिंग हो रही है आपको दिखाएंगे कि रोही के अंदर भी डेज़र्ट के अंदर भी फ़िश फार्मिंग हो सकती है। कैसे होती है, इसके लिए कितने वसाइल दरकार हैं, इसके लिए कितने जो चीज़ें हैं वो आपको ज़रूरत है, होती कैसे है रेत के अंदर आपने मछली पालना। ये बहुत मुनफरिद सा एक तजर्बा है। जो लोग काम कर रहे हैं उनसे पूछेंगे कि कब से शुरू किया, कैसा उनका तजर्बा जो है वो जा रहा है, इसका साइज़, यहाँ की खुराक, यहाँ का पानी पूरा कैसे किया जा रहा है। और जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पर दूर दराज तक कोई बिजली का निज़ाम जो है वो भी मौजूद नहीं है। तो पानी के लिए इसको कैसे पानी का चेंज ओवर जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं, फीड कौन सी इस्तेमाल की जा रही है, नीचे का पानी कैसे है, उसको अगर ठीक किया जाता है तो कैसे किया जाता है, कौन कौन सी अक़साम रोही चोलिस्तान के यहाँ इन पॉन्ड्स में जो है वो मछली की पाली जा सकती हैं, कौन सी किस्म जो है वो अच्छी मार्केट करती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं 32 DRB में इस वक्त हम मौजूद हैं, पहुँचे हैं। और आज हम बात करेंगे कि रोही चोलिस्तान में फ़िश फार्मिंग जो है वो कितनी फ़ायदेमंद, कितनी आसान और कितनी बेहतर है। प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद असदुल्ला गिल साहब, हमारे नौजवान भाई हैं और ये इस बिज़नेस को लेके बुनियादी तौर पर आगे चल रहे हैं। असद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आज आप जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और हम भी रोही की पूरी टीम, और आज हम यकीनन अपने लोगों को बताएंगे कि रोही में फ़िश फार्मिंग जो है वो कैसी होती है। बताइएगा कि कब शुरू किया, ख़याल कैसे आया, कितना अरसा हो गया इस काम को शुरू किए हुए फ़िश फार्मिंग को? ये चोलिस्तान में आना ये एक हमारा ख्वाब था शुरू से। फिर यहाँ पे मुनफरिद किस्म का ये बिज़नेस करना, वो भी फ़िश फार्मिंग से रिलेट। तो हम चाह रहे थे कि हमको ऐसा बिज़नेस करें यहाँ पे जो थोड़ा सा मुनफरिद हो और पाक साफ़ उसका सिस्टम सारा हो, मामलात हों। तो हमने यहाँ पे पहले फार्मिंग देखी थी लेकिन प्रॉपर एज अ बिज़नेस यहाँ पे नहीं होता था। यहाँ के लोग पहले 10 एकड़ 5 एकड़ पे करते थे, लेकिन फिर हमने यहाँ पे बिस्मिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह में हमने 2 मुरब्बे यहाँ पे बनाए फ़िश फार्मिंग। उसके बाद बढ़ाते 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 4 साल के पीरियड में हम इसको 5 मुरब्बे पे ले गए। सही, बड़ा बेहतरीन काम है माशाल्लाह, देख रहे हैं इंशाल्लाह मंजिल तो बहुत आगे है। अच्छा, शुरू में जब पहला पॉन्ड आप तैयार कर रहे थे तो उस वक्त कितनी दुश्वारी हुई आपको और कितना टाइम लगा? जी, जब हमने एज ए बिज़नेस इसको शुरू किया था, पहला पॉन्ड बनाने के लिए, एक तो इसकी ज़मीन नीचे बहुत पक्की थी और ट्रैक्टर्स वाले और जो क्रेन्स लगाई हुई थी उस पर वो उनके जो पीछे मशीनरी थी, फाले वगैरह वो टूट जाते थे, लेकिन हमने उसको ठीक अल्लाह का नाम लेके जारी रखा। अच्छा, ये जो आपने कहा कि पहले उसके ऊपर टाइम ज़्यादा लगा, तो ज़ाहिरी बात है ये कंसेप्ट जो है वो भी बहुत डिफरेंट है कि रोही के अंदर जाकर इसको मैनेज करना है। तो ये जो आपने पॉन्ड पीछे बनाए हुए हैं, कितना एक जो है उसका एरिया कितना है, एक पॉन्ड का आइडियल कितना है यहाँ रोही में? हमारे पॉन्ड्स जो हैं वो 5 एकड़ के भी हैं, 3 एकड़ के भी हैं, 6 एकड़ के भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसको आइडियल 5 एकड़ पे करती है। 5 एकड़ पे करती है गवर्नमेंट, आइडियल 5 एकड़ पे करती है। और मेरे पीछे जो है वो आप देख रहे होंगे कि हर तरफ यहाँ पर पॉन्ड्स ही पॉन्ड जो हैं वो आपको फ़िश फार्मिंग के नज़र आ रहे हैं, क्योंकि असद भाई ने इसको यहाँ पर इनिशिएटिव लिया। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? 2015 से हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी इस काम की। अच्छा, 2015 से, यानी 4 साल जी। आपको मुकम्मल जो है वो हो चुके हैं। और ये बताइएगा कि यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो कैसे कर रहे हैं? पानी ट्यूबवेल्स के थ्रू हम इसको पूरा कर रहे हैं, सोलर्स लगाए हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अच्छा। तो वो पानी थोड़ी दुश्वारी तो है लेकिन उसको हम चला रहे हैं, बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह उसका सिस्टम चल रहा है। अच्छा, अगर हम ट्यूबवेल का जायज़ा लें, ट्यूबवेल की निस्बत जहाँ पर बिजली है वहाँ, और इसके ऊपर जो एक्सपेंस हैं आपके वो कैसे हैं? जी, वो बहुत फ़र्क है उसका। हाँ, ट्यूबवेल के ऊपर जब ज़राई यूनिट होता है उसका, तो उसमें वो बिजली के यूनिट्स की कीमत भी बहुत कम है। ठीक है। ट्यूबवेल्स में यहाँ लागत बहुत सारी आ जाती है, तो इस लिहाज से इस बिज़नेस को देखा जाए तो कुछ महंगा पड़ता है, लेकिन शौक़ और जब बिज़नेस को मिलाया जाए तो फिर बहुत बेहतरीन है। शौक़ और बिज़नेस को जो मिलाया जाए तो वो ज़ाहिरी बात है बेहतरीन होता है। असद भाई, एक और चीज़ भी हमारे देखने वालों को कि हम लोग मुल्तान में हमने ख़ासे प्रोग्राम्स किए हैं, मुज़फ़्फ़रगढ़ में, शोरकोट में, रंगपुर में, जहाँ पर ये मछली का सारा एरिया है वहाँ पर तो किए हैं। तो कितना जो बच्चा है वो इसमें आप डाल रहे हैं? और आम अगर इस तरह का कोई 5 एकड़ का अगर है, आप मुज़फ़्फ़रगढ़ देखें, मुल्तान देखें, शोरकोट देखें, वहाँ और यहाँ में जो आप सीड डाल रहे हैं उसकी देखिए जी, जो मुल्तान, मुज़फ़्फ़रगढ़, शोरकोट और रंगपुर जो सारा एरिया है उसमें और यहाँ के एरिया में बहुत फ़र्क है। बिज़नेस की नेचर सेम है लेकिन काम करने का तरीका बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ पे जो पर एकड़ प्रोडक्शन है वो 45-50 तक चली जाती है, यहाँ पे 30, 35, 37 मैक्सिमम 37, 37.5 तक
यहाँ पे मैंने या मेरे जो दोस्त हैं दूसरे फार्मर्स, उन्होंने इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं ली। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वहाँ पे जो पानी का TDS है वो बहुत अच्छा है, 500-600 तक है। यहाँ पे जो TDS है वो 1000, 1100, 1150 तक है। अच्छा, तो सबसे मेन जो उसका सोर्स है कि वो पानी का TDS अच्छा ना होने की वजह से। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है? जी कम है, लेकिन वहाँ पे जिन हजरात के अपने फ़िश फार्म्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो रेंट आउट करते हैं 70,000 पर एकड़ लेते हैं, उस लिहाज से इसको कंपैरिजन किया जाए तो ये बहुत बेहतरीन है। अच्छा, तो यहाँ अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस आप कैसे देख रहे हैं उन इलाकों से यहाँ पे? यहाँ पे रनिंग एक्सपेंस जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि वेरिएशन आ जाती है काफ़ी सारी फीड की परचेजिंग में, फिर उसकी जो एट साइड जो यहाँ पे फीड पहुँच होती है, ठीक है। दूसरी जो इसको रन करने के लिए इसकी कॉस्ट ऑफ लेबर, उसके स्पेशल लोग, दूसरे नंबर पे इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी वाली बात आ गई, वो बहुत फ़र्क है। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पर तो आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना इलेक्ट्रिसिटी पे, उसके ऊपर अगर हम 1 एकड़ या 1 पाउंड के लिए, जो 5 एकड़ का पाउंड है ना, 5 एकड़ के 1 पाउंड के लिए आपको कितने ये पीछे मेरे जो प्लेट्स लगी हुई हैं कितने चाहिए होती हैं? जी, ये एक मुरब्बे को 30 HP का एक जो सोलर है वो कवर करता है, अच्छा, और वो बेहतरीन कवर करता है। अच्छा, तो वो आप उसको 25 पर जो है वो एक सोलर 30 HP का, ठीक वो है। 6 इंच डिलीवरी देता है, और वो बेहतरीन उसको जो पॉन्ड की जितनी भी पानी की गुंजाइश है 6 फीट 5.5, तो उसको कवर करता है। तो ये उसकी एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो ये कितना लग जाता है? किसी ने अगर यहाँ पर 10 एकड़ या 15 एकड़ की फार्मिंग की है, तो आप इसकी फिर कास्ट निकालते हैं कि इसके ऊपर आपकी पर एकड़ या पर पाउंड जो कास्ट है वो कितनी आ रही है? देखें, इस जगह पे 10 या 15 एकड़ पे आप उसको बिज़नेस नहीं कह सकते। ये मिनिमम बिज़नेस 2 मुरब्बे से शुरू होगा, जो हमने 2015 में शुरू किया था। सही। क्योंकि वो एक्सपेंस जो है वो आप 15 एकड़ का और 2 मुरब्बे का रनिंग तकरीबन बराबर है। ठीक है। सोलर में कुछ फ़र्क आता है, लेकिन जब आप एक सोलर लगाते हैं 30 HP का और एक लगाते हैं 20 और 25 HP का, तो उसमें इतनी ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होती, रेट में बहुत कम होती हैं। अच्छा, तो आप 2 मुरब्बे को फिर पिक करते हैं और प्लस करते जाते हैं। 15 एकड़ को आप एज ए शौक ले लें, एज ए बिज़नेस मत लें उसको। अच्छा, जी ठीक है। तो ये जो पानी यहाँ पर है इसमें कौन कौन सी मतलब किस्में आपने? जी, यहाँ पे जो फ़िश की नेचर है वो सारी सेम है, जो स्पेसीज़ हैं वो भी सेम है। यहाँ पे रहू, थैला, मुरी, बिग हेड, ग्रास, गिफ्ट, तिलापिया, तो जो रंगपुर और शोरकोट और उन इलाकों में होती है वो सेम यहीं पे होती है, लेकिन उसकी जो एवरेज और साइज़ है वो उस जगह से बहुत कम है। अच्छा, हाँ जी, उसको देखा जाए तो। साइज़ कितना कम होता है? मतलब अगर आप टाइम देते हैं कोई फॉर एग्जांपल कोई 5 महीने का, 6 महीने का, 8 मंथ ये 8 मंथ का जो है, जी उसके अंदर अगर शोरकोट के अंदर वही सेम टाइम पे डाला जाए सीड, जी तो अगर 8 मंथ में वहाँ पर वो 2 kg फॉर एग्जांपल वो जी। वज़न कर रहा है 500 ग्राम आप कम करें उसको। 500 ग्राम। जी, वो सिर्फ पानी की pH TDS की वजह से ये फ़र्क है। लेकिन जो वो फीड इस्तेमाल कर रहा है क्या वो उतनी ही है या फिर फीड भी उसकी जी, कम है? वो फ्लोटिंग फीड वहाँ पे यूज़ होती है, कुछ सिंकिंग भी करते हैं। ठीक हम है। भी कुछ पॉइंट्स पे तजर्बा किया है इस साल हमने, मेरे जो 7 दोस्त अहबाब हैं उन्होंने भी तजर्बा किया है, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं हो सका। फ्लोटिंग क्योंकि यहाँ हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, रोही का इलाका है, तो वो उसको एक किनारे से दूसरे किनारे पे बहुत जल्द लग जाती है। तो हम जो है वो उसको डालते हैं मैश वाली, वो बेहतरीन है। ठीक है। जी अच्छा, ज़मीन का इंतखाब भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर फ़िश फार्मिंग के लिए। ज़ाहिरी बात है हर जगह पे भी फ़िश पॉन्ड नहीं बन सकते होंगे क्योंकि रेतला इलाका है, तो ज़मीन का इंतखाब आप कैसे करें? जी, वो हमने जब बिस्मिल्लाह पढ़ी थी 2015 में, तो वो बहुत पक्का रकबा था। जो मशीनरी थी वो हमारी सारी, उसमें उनके हल टूट जाते थे, उनके फाले हलों के जो होते हैं वो टूट जाते थे। एक हमारी एक्सीवेटर थी, उसका जो क्रेन का वो भी टूट गया एक साइड से। तो वो अब रेतली जगह पे तो फ़िश फार्मिंग पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए देखना पड़ता है कि पक्की ज़मीन का इंतखाब हो, लाल मिट्टी हो, वो इस किस्म के मामले। अच्छा, तो अगर आप यहाँ पर इसको पॉन्ड को एक दफ़ा भरते हैं तो फिर ये कितने दिन तक आम रेतली ज़मीन के मुकाबले में इसकी जो सीपेज है नीचे उसकी उसकी कोई परसेंटेज आपने निकाली है कि कितना पानी हमारा ज़ाय हो जाता है, फिर आपको उसको रिफ़िल करना पड़ता है? जी, ये जो पक्की जगह का इंतखाब है जहाँ पे, वहाँ पे अगर देखा जाए तो वो सीपेज जो हमारा लेवल है वो बहुत कम होता है। एवेपोरेशन होती है जाके जून जुलाई के सीज़न में, लेकिन अगर पक्की जगह ना हो कहीं कहीं पे, क्योंकि जो ज़मीन की नेचर है वो एक मुरब्बे के अंदर सेम नहीं है, उसमें से 1-2 एकड़ जो है वो इस किस्म के निकल आते हैं जहाँ सीपेज ज़्यादा होती है। अच्छा, तो लेकिन वो एवेपोरेशन और सब डाल के वो एक बराबर हो जाता है। तो अभी आपको लगता है कि आप मुतमईन हैं इस बिज़नेस से, ठीक हैं? जी कहीं फ्लॉज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई? मैं अपने ज़ाती बिज़नेस से बहुत मुतमईन हूँ,
लेकिन उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंसान मार्केट के लिहाज से देखता है या गवर्नमेंट के लिहाज से देखता है, सही। तो उसमें बेहतरी दिन ब दिन आएगी, ज़रूर आएगी। जो फ़िश फार्मिंग है वो असदुल्ला भाई से भी हमने बात की, बाकी कुछ और फ़िश फार्मर्स जो हैं वो भी मौजूद हैं और उनसे भी बात करेंगे कि उनका इन तमाम चीज़ों के हवाले से तजुर्बा जो है वो कैसा जा रहा है, मुनाफा बख्श है, मुनाफा बख्श नहीं है, और रियासत जो है ख़ास तौर पर फिशरीज़ डिपार्टमेंट वो इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी, तो इस वक्त जो नेटिंग का सिलसिला है वो तो चल रहा है, जैसे अभी हम देख रहे थे, और मछलियाँ भी आपको अभी साथ-साथ आप देख ही रहे हैं प्रोग्राम में। असद भाई, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो पानी का निज़ाम है पूरा, वो गर्मियों में आप इसको कितने दिन बाद भर रहे हैं और सर्दियों में कितने दिन बाद भर रहे हैं? गर्मियों में वेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, कुछ सीपेज भी होती है, तो उसको हम देखते हुए जब पानी में एक्स्ट्रा बोर्स भी चलाने पड़ते हैं ट्यूबवेल के डीजल के साथ, तो सोलर उसको पूरा नहीं कर पाता। सर्दियों में जो है एवापोरेशन बहुत कम हो जाती है, तो पानी की सीपेज भी इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। तो वैसे भी सर्दियों का जो सीज़न होता है वो हम उसमें मछली निकालनी होती है, तो उसमें हम तालाबों से पानी बाहर निकालते हैं। अच्छा, ताकि उसकी जो अच्छे तरीके से उसमें जाल मारा जा सके। ठीक है। अब ये जो हमारे सामने फ़िश पॉन्ड है, इसके अंदर कितना वज़न होगा मछली का? जी, इस फिश ये हमारा आइडियल पॉन्ड्स हैं जी, जो इस साल हमारा वैसे भी बहुत आइडियल रहा है, तो 2 केजी प्लस है। इस साल मेहनत बहुत की, पानी का जो लेवल था वो हमने एक्स्ट्रा रखा। 5 फीट लोग रखते हैं, हमारा 7 फीट था। अभी आदमी आपने देखा होगा कि अंदर आपको नज़र आएगा उसमें। अच्छा, तो वो ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फीड भी हमने इस साल बहुत अच्छी डाली। अच्छा, जो आप कह रहे हैं ना कि 7 फीट, मैंने जितने भी फ़िश फार्म्स देखे हैं उसका 4 से 5 फीट जी, मतलब एवरेज जो वो जी। रखते हैं। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा गहरा रखते हैं तो उसकी वजह क्या है? जी, वो पानी ज़्यादा ज़रखेज़ हो जाता है। मछली को ज़्यादा जगह मिलती है उसके अंदर घूमने की। जितनी मछली ज़रखेज़ पानी में गुलफड़ों के घूमेगी फिरेगी, उतना वो अपना वेट जो है वो एक्सेस करेगी, गेन करेगी। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अगर हम बात करते हैं फिशरीज़ डिपार्टमेंट से, तो वो कहते हैं जी अब जो आइडियल चल रहा है वो 1 से 2 एकड़ वाला फार्म जो है वो मतलब उसको होना चाहिए, या हद 3 एकड़ तक होना चाहिए। बड़े फार्म का या बड़े जो पॉन्ड है उसका लॉस या फ़ायदा क्या है, और छोटे का नुकसान या फ़ायदा क्या है? हाँ जी, ऐसे है कि जो एज ए बिज़नेस है तो 5 एकड़ मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सूटेबल है। जो आप लोग शौक़ के लिए या गांव के अंदर बनाते हैं नहरी पानी से, वो 1 एकड़ और 2 एकड़ पे बनाते हैं। सही। जो 5 एकड़ का एक उसकी ट्रीटमेंट एक बहुत इजीली अच्छी हो जाती है, उसमें प्रॉफिट, पानी भरना, सब जो चीज़ें हैं वो बड़ी अच्छी कवर हो जाती हैं उसमें। 1 एकड़ वाले को अलग अलग उसकी फीड देनी, उसका सारा उसका पानी बनाना, उसको फर्टाइल करना, एनिमल उसके अंदर जो वेस्ट होती है वो डालना, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हर एक आपको पॉन्ड को अलग अलग ट्रीट करना पड़ता है। इसमें एक लाइन में बनते हैं एक साइड से 5-5 एकड़ के, 4-4 एकड़ के या 6-6 एकड़ के। तो उसमें एक साइड से वो शुरू करते हैं और वो फर्स्ट टाइम में वो एनिमल मैन्योर उसको एक साइड से देते जाते हैं, एक साइड से फीड देते जाते हैं, वो बड़ा ईजी सा हो जाता है उसके लिए। अच्छा, आप बता रहे थे कि आप फीड भी अपनी कुछ तैयार कर रहे हैं? जी, वो हमने क्या चीज़ें हैं? हाँ जी, उसमें हमने तजर्बा फ्लोटिंग का किया था, वो हवा की वजह से हमारे पास कामयाब नहीं हो सका। तो वो 25% उसकी प्रोटीन लेवल था सीपी। तो इस साल हमने बड़ा अच्छा तजर्बा किया, सोयाबीन मील हमने ली, कैनोला मील ली हमने, राइस पॉलिश लिया, चोकर लिया हमने, तो वो ग्लूटन लिया हमने 60% वाला। तो वो सारी मिक्सर जब हमने की तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला उसका। उसकी परसेंटेज भी 24-25% के करीब जाके बनती है। लेकिन कॉस्ट उसकी उससे बहुत फ़र्क था। अच्छा, फ्लोटिंग फीड के हवाले से हमने जब सुना था कि उसमें कोई मेरे ख्याल में 21 या 22% है। जी, वो 16% से शुरू होती है, 40% तक जाती है। वो फ़िश की जो स्पेसी होती है, वो रहू है अगर, तो 23-25% तक आप उसको दे सकते हैं। तो तिलापिया है जैसे, वो 30% लेती है। ठीक है। तो वो हर फ़िश के लिहाज से उसको फीड दी जाती है। उस पर तिलापिया भी आपके पास मौजूद है? जी, तिलापिया भी। तो तिलापिया का तजुर्बा कैसे है, क्योंकि अभी तक उसकी कोई जो मार्केटिंग है मैं देख रहा हूँ हमारे जनूबी पंजाब के अंदर बहुत कम जगहों पर कोई तिलापिया खाने को जो है वो मिलती है। जी, वो अभी इनिशियल है जी, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रही है इस पे, तिलापिया, प्राइवेट सेक्टर्स भी बहुत काम कर रहे हैं। तो उस लिहाज से जो है उसको प्रोटीन लेवल, उसका सीड भी अभी कुछ महंगा है दूसरे सीड से। अच्छा। जो दूसरे सीड्स हैं वो, और उसमें 3 गुना का फ़र्क है। वो थाईलैंड से भी लोग मंगवाते हैं कोई प्राइवेटली,
इस साल गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारा उस पर काम किया है, ठीक है। लेकिन वो सेक्टर को भी पूरा नहीं कर पाई। लेकिन उसमें एक जो प्लस पॉइंट है, वो लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर ये कहता है कि जो डेंगी है ना, डेंगी मच्छर, अच्छा, तिलापिया उसको खाती है। तिलापिया डेंगी को खाती है? जी, जो पानी पे बैठता है तो उसको वो खाती है। बिल्कुल ठीक है, तिलापिया डेंगी को खाती है, और ये हमने भी सुना था। लेकिन यहाँ पर अच्छा, एक चीज़ और मैं अपने नाज़रीन के लिए भी पूछना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा है, उसने यहाँ पर ज़मीन आकर लीज़ पे लेनी है, या उसके पास रोही चौलिस्तान में अपनी ज़मीन है, तो उसको कितने वसाइल चाहिए? एक मुरब्बे पे भी अगर उसने बनाना है, यानी 25 एकड़ पे उसने फार्मिंग करनी है, तो उसको कितने वसाइल चाहिए, और वो कैसे आकर यहाँ पर फ़िश फार्मिंग शुरू करें? जी, पहले तो वो साहब देखें कि उनकी जो ज़मीन है वो रेतली नहीं है, उनका नीचे 5 फीट तक जो लेवल है वो पक्का है, उसमें वो पॉन्ड्स बनाएं। पॉन्ड्स बाद में उनको ट्यूबवेल और साथ सोलर का खर्चा है उनका, वो उनका एसेट बन जाएगा, फिर उसको उनको चलाना है। तो वो सब मिला के पर जो एक मुरब्बा 25 एकड़ हम समझते हैं कि 50 लाख रुपीज़ चाहिए उसको, एसेट प्लस उसको चलाने के लिए। अच्छा, ज़मीन की वैल्यू के अलावा। अच्छा, जी 50 लाख रुपया जो है जी, एक मुरब्बा जो है जिसके लिए है, उसके लिए दो ट्यूबवेल लगेंगे? जी, एक ट्यूबवेल लगेगा 28-29 लाख का। अच्छा, ये जो लगे हुए हैं ये सारे ऐसे लगाए हुए हैं। ठीक है। और इसके बाद अगर हम सालाना देखते हैं तो फिर उसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट है? ज़ाहिर बात है, इनको सफाई के हवाले से, या कोई प्लेटों के हवाले से, सोलर के हवाले नहीं, से? वो जो प्लेट्स हैं और जो आपके फार्म एक दफ़ा बन गए वो आपके उस बिज़नेस का एसेट बन गए। जो आप उसको हर साल फिर वो पानी आप देंगे उसको, साथ आपको फीड देनी है, साथ आपको फर्टाइल करने के लिए उसके लिए डीएपी यूरिया वगैरह यूज़ करना है, एनिमल मैन्योर वो आपने ख़रीद के डालना है। अच्छा, तो उसमें आपको जो है ना पर एकड़ 1 लाख रुपीज़ आपका खर्चा आता है उस पर। अच्छा। 1 लाख रुपए जो है पर एकड़ जो है जी। वो उसका एक्सपेंस है। और जो आमदनी है वो यहाँ से कितनी मिलती है? जी, आमदनी वो मेहनत पे काफ़ी सारी इफ़ेक्ट करती है कि आपकी साइज़ क्या है, जो आपका सीड था, सीड के बाद आपका बच्चे क्या साइज़ था, मछली का क्या साइज़ था, तो वो 1 लाख, मेरा ख्याल 1 लाख के साथ 1 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। तो जी, कामयाब बिज़नेस है यहाँ पे, और इसको ज़ाहिरी बात है जो लोग कर रहे हैं और जो नए आ रहे हैं, हमने ये प्रोग्राम स्पेशल इसलिए किया है कि जो लोग इसको नया करना चाहते हैं तो वो इनके तजर्बात से ज़रा फ़ायदा उठाएं, सीखें कि कैसे इन्होंने काम शुरू किया, कहाँ पर मसाइल और वसाइल कितने दरकार हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे उन लोगों के साथ जो यहाँ पर काम कर रहे हैं ब्रेक के बाद ही, और बहुत सारी चीज़ें और जो यकीनन हमारे उन लोगों के लिए जो फ़िश फार्मिंग शुरू करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए बहुत नई होंगी। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। और यहाँ पर एक और फार्म पे हम पहुँचे हैं। यहाँ पर मोहम्मद बूटा जोया साहब जो हैं वो इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद हैं। रोही चौलिस्तान में मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इस वक्त फ़िश फार्मिंग जो है वो कर रहे हैं, और उनका तजर्बा कैसे है पहले भी हमने आपको बताया। आप थोड़ा सा डिफरेंट इसको जोया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कितना हो गया ये फ़िश फार्मिंग में आए हुए, क्या कैसे ख्याल है कि यहाँ जाना चाहिए, और वो भी रोही में? 11 साल हो गए जी मुझे फार्मिंग करते हुए। तकरीबन 11 साल तो पहले मैं बनाया 2 एकड़ विच, फिर आस्ता आस्ता ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੁਣ मेरे को 75 एकड़ फार्म है। मसाइल इतने बहुत ज़्यादा ने, मछली वाले कोई तावन नहीं करते, बिजली का बड़ा मसाइल है। पहले हुकूमत रही है कि सबसिडी दी सी टूबलों ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ सबसिडी टूबलों की बंद कर दी है। अच्छा, इस वास्ते बिल बहुत ज़्यादा आता है। फिशरी वाले जोड़े है ने वो बच्चे के पैसे लेने, हालांकि फिशरी महकमा गौरमेंट का महकमा है, उनके को 4 आने 8 आने बच्चे देने, 0 से बच्चा देते हैं। ये बताइएगा कि ये जो आपने कहा कि मैंने 2 एकड़ से शुरू किया, 11 साल हो गए, आप 75 एकड़ है? 75 एकड़ 75 एकड़ है। तो इस वक्त आपका जो तजुर्बा है वो अब तक का 11 साल का, इस मसाइल के ऊपर भी हम बात करते हैं, कितना खर्च हुआ ये तमाम, इसको पहले एकड़ पे कितना खर्च हुआ आपका, चलें ये बताएं। पहले स्टार्ट तो ट्रैक्टर हमारे अपने हैं, ट्रैक्टरों से काम करते हैं, डीजल से सारा काम करते हैं, मशीनरी तो हम लाते नहीं ठीक हैं, है। अपने ट्रैक्टरों से काम करते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी मसाइल हैं। इधर गर्मियों में इतना मसला बनता है, उसके लिए पैसा पहले लगाना पड़ता है, बाद में मिलता है। अच्छा। आगे जाके फिर मछली का वो रेट भी पूरा नहीं मिलता, उधर ही बड़े मसाइल बनते हैं। लेकिन ये फ़िश फार्म नुकसान में नहीं है, फ़ायदे में है। यहाँ पर फ़ायदे में है। यहाँ में फ़ायदे अच्छा, में एक चीज़ बूटा भाई ये भी बताइएगा कि आप इसकी जो बच्चा है वो कहाँ से ले रहे हैं? हम बहावलपुर से, बहावलपुर हैचरी से।
अच्छा जी सर। तो कैसे मिल रहा है मतलब? ये सर 1 इंच का बच्चा ना वो 1 रुपये का 2 रुपये का देते हैं। हालांकि गवर्नमेंट की हैचरी है, इन्होंने चाहिए ज़मींदारों को कम से कम रेट पे दें, लेकिन ये पैसे अपनी मर्ज़ी के लेते हैं। अच्छा, तो जो प्राइवेट हैचरियाँ हैं उन पे कितने का मिल रहा है? प्राइवेट हैचरी पे 1 रुपये का बच्चा मिलता है, जहाँ से मर्ज़ी ले लें। 2 इंच का 3 इंच का 1 रुपये का मिलता है। अच्छा, तो ये 1 इंच का 1 रुपये का देते हैं? 1 रुपये का। उसकी क्या वजह है? पता नहीं सर, उनकी मर्ज़ी, उनके रेट ऐसे हैं। अच्छा। वो कहते हैं हमारे रेट ऐसे हैं। तो अगर हम ये देखें कि अगर ये इसमें बच्चे में ही अगर ये फ़र्क है, तो फिर वो आप फिर प्राइवेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि प्राइवेट हैचरी से लेना चाहिए, गवर्नमेंट हैचरी से ले रहे हैं? लेकिन हम प्राइवेट से लेते नहीं हैं। प्राइवेट से डर लगता है, पता नहीं वो सही हो बच्चा के ना सही हो, क्योंकि ये पढ़े लिखे ऑफिसर होते हैं, ये ग्रेजुएट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, कोर्स इन्होंने किए होते हैं, इनको ज़्यादा तजर्बा होता है। जैसे हमें तजर्बा नहीं है इतना, लेकिन उनको तो बहुत तजर्बा, पढ़ के आए होते हैं, फिर उन्होंने तजर्बा किया होता है, इसलिए कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट की हैचरी से लें। ये देखें जी, अभी तक भी लोगों को गवर्नमेंट के इदारों पर एतमाद अभी तक है, लेकिन अगर वो अपना काम अच्छे अंदाज में करें, ख़ास तौर पर फिशरीज़ डिपार्टमेंट के लोग जो हैं, तो ये काश्तकार जो हमारे फार्मर्स हैं, फ़िश फार्मर्स हैं, इनका कहना है कि अभी तक भी हम उन्हीं को प्रेफर करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्या पता किस तरह का जो है वो लेकर जाए, बच्चा हमें दे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 1 एकड़ से इस वक्त आप कितना बच्चा जो है वो डाल रहे हैं और उसको कितना टाइम दे रहे हैं, कितने वज़न का निकाल रहे हैं? हम 1 एकड़ में 700 बच्चा डालते हैं। अच्छा। वो बच्चा होता है हमारा 200 ग्राम का, 150 ग्राम का जब हम डालते हैं। जब वो निकलता है वो 1.5 किलो का होता है, 1500 ग्राम, 1700 ग्राम, 2000 ग्राम यहाँ निकलता है जी। अच्छा अच्छा भुट्टो भाई, ये मीठे पानियों के जो तालाब होंगे उनका तो वो जो टेस्ट है, मतलब हम खाते रहते हैं, और उसका और इस मछली के टेस्ट का आपको कोई फ़र्क लगता है? मेरे ख्याल में जो चोलिस्तान में मछली पैदा होती है ना, इसका टेस्ट ऐसे है जैसे दरिया की मछली होती है, कि यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है। यहाँ पे दक्खन जब चलता है ना, उसकी इतनी हवा चलती तेज़ कि हमारे जो किनारे हैं ना, वो किनारे ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस मच्छी का कलर बहुत खूबसूरत होता है और टेस्ट इसका ऐसे जैसे दरिया की है, बल्कि दुकानदार वहाँ दरिया की बना के बेच रहे हैं इसको। ये जी एक नई चीज़ जो है वो सामने आई है कि यहाँ का जो मछली का टेस्ट है वो ऐसे है जैसे दरिया की मछली जो है वो आप खा रहे हो, क्योंकि यहाँ का जो आबो हवा दूर दराज तक ना कोई आबादी है, ना कोई और फसलें हैं, बस यहाँ फ़िश पॉन्ड जो हैं सिर्फ वही बने हुए हैं और कुछ जो है वो नहीं है। तो फिर आपका जो, अगर हम वज़न की बात करें, हमने पहले भी उनसे बात की, आपका क्या तजुर्बा है जितने टाइम में आप मछली को दे रहे हैं, तो वज़न आपका पूरा दे रही है कि नहीं, पानी की वजह से वज़न उसका कम रह जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल वज़न दे रही है मछली। अच्छा, बिल्कुल दे रही है। ठीक है। आइडियल आप कितने का बेच रहे हैं और कहाँ पर बेच रहे हैं मछली? मछली हम भालपुर मंडी में बेचते हैं, यहाँ उनके साथ सौदा तय करते हैं। वो मछली सुबह पकड़ते हैं, उसके बाद उसका पेट चेक करते हैं, फिर उसका वज़न करते हैं, वज़न करके फिर लोड करते हैं, बर्फ़ लगाते हैं, वो लेके जाते हैं, वो मंडी में बेचते हैं। अच्छा। दुकानदार मंडी भालपुर में, वहाँ भालपुर में बिकती है। लेकिन एक हमारा मसला ये है, हाँ, कि ये मछली वाले जो है ना, हैचरी वाले, अगर हमें बच्चा साफ़ सुथरा देना, हमारी और ग्रोथ बढ़ सकती है। अच्छा। उसमें इन्होंने कोई ये वो डेंगी वेंगी के लिए ना कोई मछली डाली अंदर, उसके अंदर कोई बच्चा, वो एक चिड़ा मछली पैदा हो गई है। वो चिड़ा मछली की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान हो रहा है? वो चिड़ा मछली जो 6 महीने बाद अंडा दे देती है, उसका एक मछली का अंडा होता है 1 लाख से 2 लाख। ठीक है। एक मछली का अंडा होता है। अच्छा। अगर 20 दाने तुम्हारे फार्म में आ गए ना, तुम्हारा सारा फार्म जाम हो गया। अच्छा। सुबह सुबह हम उठते हैं, पहले मछली चेक करते हैं, उसके अंदर जितना वो बच्चा होता है वो निकालते हैं, बाहर फेंकते हैं। अगर वो हमें बच्चा साफ़ सुथरा देना तो हमारा काम और भी बेहतर हो सकता है। बच्चा अगर साफ़ सुथरा मिले तो उनका जो काम है वो और भी मज़ीद अच्छा और बेहतर जो है वो हो सकता है। अच्छा, ये बताइएगा कि कितना, अगर आप 700 डालते हैं तो उसमें से आपको लगता है कि अगर क्वालिटी उसकी ठीक है तो सारा जो है वो जवान हो जाता है, या उसमें से कुछ जो मरने की रेशो है वो कितनी है? सारी इधर मरने की रेशो बहुत कम है। इसलिए कम है, यहाँ हबस नहीं होती। अच्छा। जहाँ जिस इलाके में अपर पंजाब आप चले जाएंगे, मुजफ्फरगढ़ चले जाएंगे, वहाँ पे फसलें बहुत ज़्यादा काश्त होती हैं, इसलिए वहाँ पे हबस होती है। मछली जब भी मरती है हबस की वजह से मरती है। हमारी मछली मरती बहुत कम है। अगर मेरा 75 एकड़ फार्म है, उसमें है जो पूरे साल में 25-50 दाने मर जाएँ तो मर जाएँ। अगर मरेंगे तो हमारी गलती से मरेंगे। जब हम उसको खुराक डाली रखेंगे, पानी नहीं डालेंगे, पानी कम होगा, 6 फुट से पानी कम होगा, और खुराक ज़्यादा डालेंगे तो मछली साफ ज़रा मरेगी। अगर हम उसको ठीक रख के संभालेंगे, मछली यहाँ मरती नहीं है।
तो बहुत कम तादाद में मरने की। बूटा भाई ये अब ये बताइए, अगर हम मसाइल की बात करें तो फिशरीज़ डिपार्टमेंट जो है वो कितना साथ तामुन कर रहा है? उनके लोग आते हैं, कोई आपको समझाते हैं, कोई आपके मसले मसाइल जो आपको होते हैं कोई हल होते हैं? यही तो हमारा एक मसला है जी। हाँ फिशरी डिपार्टमेंट को चाहिए ज़्यादा नहीं तो 1 माह में 1 चक्कर फार्म पर लाजमी लगाए ना, ठीक है। लेकिन 3-3 महीने नहीं आते, 4-4 महीने नहीं आते, पूछते नहीं है भी कहाँ फार्म है, कौन सा फार्म है, किधर फार्म है, बिल्कुल ही तावन करते हैं। अच्छा, और उनको हमारे साथ तावन करना चाहिए। अगर हमारे साथ वो तावन करें, हमें और मशवरे दें, इससे ज़्यादा ग्रोथ बोलेगी, इससे ज़्यादा काम ज़्यादा आगे होगा। ये जी बड़ी अहम बात की है बूटा जोया साहब ने कि हमारे पास 3-3, 4-4, 5-5 माह तक फिशरीज डिपार्टमेंट का कोई बंदा नहीं होता। अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं और ये सारी मछली 75 एकड़ की जो है वो खुद घर नहीं ले जाते, ये इस मुल्क के लिए दे रहे हैं कि इस मुल्क को जो मछली की ज़रूरत है वो हमारे चोलिस्तान के ये जो लोग हैं ये पूरी कर रहे हैं। लेकिन फिशरीज़ डिपार्टमेंट जो अगर हम डीजी साहब की बात करें, सेक्रेटरी फिशरीज़ की बात करें या डायरेक्टर्स जो हैं, मुल्तान में 3 डिप्टी डायरेक्टर्स, भावलपुर में 3 डिप्टी डायरेक्टर्स जो हैं वो बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी जो है वो नहीं पहुँचता कि आएँ, इनके देखें कि इनके पॉन्ड्स कैसे हैं, उसका साइज़ कैसे है और इन पॉन्ड्स के अंदर बेहतर प्रोडक्शन जो है वो कैसे ली जा सकती है। अगर महकमा ताउन करे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर हो सकता है। महकमा अगर यहाँ के जितने लोग हैं उनको अगर कर्जा फर्म करे, फिशली के ऊपर कर्जा दे तो फिशली और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। अच्छा। ये एक तो बिल्कुल कर्ज नहीं देते फिशली के ऊपर, तो मांगने चले जाओ कर्जा नहीं देंगे, कैसे बंद है जी, ये है वो है। अच्छा। दूसरा ये बिजली जो है ना, बिजली पे जो सब्सिडी मिलती थी वो ही बंद हो गई है। अच्छा। वो अगर सब्सिडी मिले तो मज़ीद काम ज़्यादा बेहतर हो सकता है। सब्सिडी जो है वो पहले मेरे ख्याल में मिलती थी, अब ख़त्म हो अब गई है। ख़त्म हो गई है। अच्छा, उससे कुछ फ़ायदा हो जाता था? उसमें फ़ायदा होता, अब इन्होंने हर ट्यूबवेलों के ऊपर टैक्स डाल दिया है, पता नहीं कौन सा टैक्स है, वो 27,000 रुपया 28,000 रुपया 2 ट्यूबवेलों पे लगता है, 14-15 हज़ार एक ट्यूबवेल पे लगा दिया है। वो हमें 50-60 हज़ार रुपये मुफ्त का पड़ रहा है। ये दूसरा महीना हो गया, जलीलो ख्वार हो रहे हैं, कोई हमारी सुनता ही नहीं है जी। दूसरा महीना है, इनका कहना है कि जी 50 से 60 हज़ार रुपये, यानी अगर 3 ट्यूबवेल हैं तो एक ट्यूबवेल पे 14 से 15 हज़ार रुपये जो है वो टैक्स आयद किया गया है। तो आखिर में ज़ाहिर बात है इस पोर्शन के आखिर में बूटा भाई ये बताइएगा कि अगर कोई नया बंदा यहाँ पर आकर काम करना चाह रहा है तो क्या वो कौन सी जगह का इंतखाब करे और यहाँ पर कोई फार्मिंग आपके तजर्बे के मुताबिक कामयाब है कि नाकाम है या बस बराबर बराबर है? सारे बहुत कामयाब है। सारा अपर पंजाब में चले जाना, वहाँ पे ज़मीन आप ठेके पे लेंगे, 50,000 से कम आपको ज़मीन नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको 6,000-7,000 में ज़मीन, 3,000 से लेकर 7,000 तक ज़मीन मिल जाती है। अगर आप किसी बंदे के अच्छे बंदे के साथ एग्रीमेंट करें, वह फार्म बनाएं, 20 साल की बात करें और बेहतरीन कारोबार चलेगा। जो लोग उधर 50,000 ठेका दे के तो पैसे फिशरी से बचा रहे हैं, यहाँ अगर 5,000 देंगे तो 45,000 तो ये बचता फी एकड़ पे। इधर ज़्यादा फ़ायदा है। यहाँ जी ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे बूटा भाई बता रहे थे कि 3 से 5 से 6 हज़ार रुपये एकड़ तक आपको ये ज़मीन जो है वो यहाँ लीज़ पे मिल जाती है, ठेके पे मिल जाती है। जो आप दीगर जगहों पे 50, 60, 70 हज़ार रुपये एकड़ पे ले रहे होते हैं, यहाँ आपको वो 5 से 6 हज़ार या 3 हज़ार, कहीं कहीं जगह पर ऐसी भी है जहाँ पर 2-2 हज़ार रुपये एकड़ जो है वो भी मिल जाती है ज़मीन ठेके पे, तो वो भी ख़र्चा आपका बचता है। और यहाँ ख़ास तौर पर फिशरीज़ डिपार्टमेंट की और पंजाब हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इन इलाकों को देखे कि इन इलाकों की ज़मीन कितनी इस्तेमाल हो सकती है, कितना उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है और यहाँ से पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक को मछली एक्सपोर्ट भी की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर ख़र्चा जो है वो बहुत कम है, लेकिन इन लोगों को डिपार्टमेंट की मुआवनत की ज़रूरत है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। बूटा भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे कुछ और लोगों के साथ कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। इस वक्त मौजूद हैं रोही चोलिस्तान में और रोही चोलिस्तान की फ़िश फार्मिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। पहले हमने इसके मसाइल के ऊपर भी बात की, वसाइल कितने चाहिए उसके ऊपर भी बात की। अभी अब्दुल रऊफ संघेड़ा साहब प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं और ये पीछे आपको हमारे नज़र आ रहा होगा कि खूबसूरत फ़िश पॉन्ड और उसके पीछे ख्वाजा ग़ुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की रोही जो है वो इस वक्त यहाँ पर। ख्वाजा साहब तो कहते थे कि यह रोही यार मिलावड़ी है, वन पीसूँ लसड़ी गावड़ी है, घन अपने सोने सही वो करूँ। लेकिन यहाँ पर अब सिलसिला जो है वो मछलियों तक आ गया है कि रोही में
अब मछलियाँ जो हैं वो कैसे हो रही हैं। संगेड़ा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये बताइएगा कि हमारे नाज़रीन को हमने पहले भी थोड़ा सा बताया कि फ़िश फार्मिंग रोही चोलिस्तान के अंदर कैसे हो रही है। कितना अरसा हो गया आपको फ़िश फार्मिंग में और कैसा तजुर्बा जा रहा है? मुझे जी तकरीबन 5 साल हो गए हैं इस फ़िश फार्मिंग में। मैंने भी जैसे मुल्तान से लोग आए, कुछ हैदराबाद से उन्होंने आके स्टार्ट की, कोटद्दू से लोगों ने, हमने भी देखते हुए हमने कहा कि इधर लोकल हैं, हम भी इसमें कोई अपना हिस्सा डालें। और 5 साल से ये हम फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं और डे बाय डे हम इसमें चेंजेस ला रहे हैं। पहले साल जो हमारी फ़िश फार्मिंग पे औसत एवरेज आई है वो हमारी तकरीबन 25 मन आई थी। उसके बाद फिर हमने अपने डे बाय डे उसको चेंज किया कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कैसे ले सकते हैं। जब हमने ग्रोथ में बढ़ाई है तो उसी से हमारा जो है ना थोड़े बहुत एक्सपेंडिचर जो ज़्यादा थे वो कम होना शुरू हो गए। और अब हम मार्केटिंग में जा रहे हैं, मार्केटिंग भी करते हैं। बहावलपुर में, मुल्तान में, सक्खर से लोग आके हमारे से परचेज़ करते हैं। ये सबसे बड़ा मसला ये था कि ये वो रोई थी कि जिधर हम लोग किसी दौर में, हम लोकल चोलिस्तानी लोग हैं इधर के रहने वाले, जब हम खुद भी इधर आते थे तो पानी बोतलों में बांध के लेके आते थे और ऊँटों पे या कोई मोटरसाइकिल पे जब हम जाते थे अपना जानवर चेक करने के लिए तो रास्ते में हमें कहीं कोई गाय गिरी हुई नज़र आती थी, कहीं कोई परिंदा मरा हुआ, सिर्फ पानी की वजह से। कि इतनी पानी की किल्लत थी कि अल्लाह ताला की रहमत से ये जब से स्टार्ट फिशरीज़ वालों ने मोटिवेट किया और दोस्तों की वजह से हम लोग भी इसमें आए हैं, तो इससे इतने पॉइंट बन गए कि लाइव स्टॉक क्या इधर हर परिंदा नज़र आना शुरू हो गया जो चोलिस्तान में कोई नहीं नज़र आता था। जो जब से, और इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़े हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें जो रॉ मटेरियल था वो नहीं मिलता था। हम ओकाड़ा से, हाफजाबाद से, पिंडी भट्टियाँ से अपना रॉ मटेरियल मंगवाते थे और उसमें हमें कैरेज भी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। अब भी वो मसाइल हैं, बहरहाल डे बाई डे थोड़े कम हो रहे हैं क्योंकि मुल्तान में इंडस्ट्री इसकी खुल गई है। इधर भी लोगों ने मिक्सचर मशीनें हमने भी अपने प्लांट पे लगा ली है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स को कम किया जाए और जो चीज़ें वक्त पे ख़रीदनी होती हैं उनको वक्त पे ख़रीदा जा सके। अच्छा। और उससे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो है ना हम कलेक्ट। अच्छा संगेड़ा साहब, ये फरमाइएगा कि यहाँ पर जो मार्केटिंग है, क्योंकि आप दूर दराज एरिया में बैठे हैं और यहाँ पर जो लोग आपके पास आ रहे हैं वो दूसरे इलाकों की निस्बत आपसे सस्ती चीज़ें उठाते होंगे, सस्ती मछली लेते होंगे, कि रेट का फ़र्क है या कैसे देखते हैं? असल में रेट का तो ज़ाहिर है, अब हम भी मंडी के साथ चल रहे हैं। पहले 3-4 साल इन लोगों ने हमें बड़ा दौर लगाया कि हमें पता नहीं होता था मार्केट का। अब हम भी मार्केट नेट पे चेक करते हैं। बहरहाल मुल्तान से कोटद्दू की निस्बत या सक्खर की निस्बत ये हमसे कोई 8-10 रुपये सस्ती उठाते हैं। और ये हमारी मछली का टेस्ट ये है कि हमारे पाउंड हैं बड़े, 10 एकड़ के, 5 एकड़ के। उसमें शायद मछली का, पानी का और इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर जो इधर की हवा चलती है दक्खन की, ख़ास तौर पे रोई की, उसकी वजह से ऑक्सीजन इसको ज़्यादा मिलती है। इसका टेस्ट बिल्कुल दरियाई मछली जैसा है। जब हमारी मछली ख़ास तौर पे रोई की मार्केट में जाती है तो दूसरी मार्केट बिल्कुल उस वक्त ऑफ हो जाती है, सिर्फ हमारी मछली ही उसमें बिकती है। अच्छा, कितना फ़र्क है आपको लगता है कि एक आम पॉन्ड की मछली, फार्म की मछली और यहाँ की रोही की मछली? देखें जी, हम तो जितने भी दोस्तों को बुलाते हैं इधर भी खाइए, और जो हमारी मार्केट में भी मछली जाती है तो वो लोग हमें इसको दरियाई मछली करके बेच देते हैं। और अच्छा। इसके टेस्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अच्छा। तो क्योंकि हम एक प्योर किस्म की खुराक इसमें डालते हैं, मकई है, राइस पॉलिश है और ग्रेडियंट्स, अपना कनोला मील है, सोयाबीन है। हम वो 2 नंबर किस्म की इसमें कोई ना ऐसी को खुराक डालते हैं जिससे को मछली के टेस्ट में। ठीक है, आपको क्या लगता है कि अगर हम पॉलिसीज़ देखें गवर्नमेंट की, तो फ़िश फार्मिंग के हवाले से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आपको लगती हैं कि सूटेबल हैं या उसमें कुछ बेहतरी की कहीं गुंजाइश मौजूद है? कागजी हद तक तो गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोट किया है, टीवी पे भी, मीडिया पे भी, आगे पीछे हेड पाइनन पे भी उन्होंने छोटे छोटे वो बनाए हैं, केज फार्मिंग स्टार्ट कर दी है। और इस लेवल पे हमारी तरफ अभी गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही। हम तो काफ़ी डिसहार्ट हैं गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से, क्योंकि हमारी जब मछली में कभी ऑक्सीजन कम होती है तो मछली ऊपर आना शुरू हो जाती है और मरना शुरू हो जाती है। हम फ़ोन करके फ़िशरीज़ को बुलाते हैं, कोई बंदा नहीं आता। सबसे बड़ा इस वक्त हमें जो डिसएडवांटेज है वो है ये कि जब पहले हमें बच्चा मछली का 50 पैसे में दे देते थे, जबकि गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको ये बिल्कुल स्पॉन्सर करें बच्चे को, वो भी नहीं करते। और अब जब हम बच्चा दोबारा लेने जाते हैं तो 2 रुपये पे चला गया है। देखें, ये तो बल्कि इसको दबाने के चक्कर में है फ़िशरीज़ वाले, कोई इसको ज़्यादा मज़ीद बूम देने के चक्कर में मुझे नहीं नज़र। ये जी बड़ी अहम बात उन्होंने की है कि जब ऑक्सीजन कम होती है और तालाब के अंदर और हम फिशरीज़ वालों को बुलाते हैं
फ़ोन करते हैं तो वो नहीं आते। अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर लोग फ़िश फार्मिंग रोही चौलिस्तान में कर रहे हैं, लेकिन फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट इनके साथ किसी किस्म का कोई ताउन नहीं कर रहा है। तो आपको लगता है कि अगर डिपार्टमेंट आपके साथ कुछ ताउन करे तो ये यहाँ पर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? बिल्कुल, ये ख़ास तौर पे जो हमारी मछली कुछ मर जाती है या ऑक्सीजन कम होने की वजह से, जो बड़े हमारे फार्मर हैं, ग्रोअर हैं, उन्होंने ऑक्सीजन के प्लांट रखे होते हैं। वो ऑक्सीजन उनको मिलती रहती है और उससे मछली की ग्रोथ भी बढ़ती है। अगर यही ट्रीटमेंट भी हमारी मछली की आके करें, उसको मंथली चेकअप उसका करें, जैसे लाइव स्टॉक वाले करते हैं, ये चीज़ें अगर हमें टाइमली दी जाएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हमारी ये 25 से 30 मन मछली आ रही है, हम 30 से 40 मन जा सकते हैं और उससे भी मजीद ग्रोथ इसको बढ़ा सकते हैं। तो आपको मुल्क की लगता इकानमी में है हिस्सा संजय डाल साहब, सकते हैं। आपको लगता है कि यहाँ का जो पानी है, सबसे पहले आप उसको टेस्ट कराते हैं कि ये पानी सूटेबल है या नहीं है, और ज़मीन का कोई तज्जिया मिट्टी का भी कराते हैं, या बस आया देखा और उसको आपने काम शुरू कर दिया? नहीं, वो उसमें तो क्या करवाना पड़ता है, इसका पीएच हम चेक करवाते हैं। जैसे हमारा पीएच 7 से 8 के दरमियान होना चाहिए, वो हम अब तो हमने खुद वो मशीनें लेके रख ली हैं। हमें बहरहाल किसी गवर्नमेंट लेवल पे स्पॉन्सर नहीं किया गया। उसके बाद हम पानी के टेस्ट करवाते हैं कि टीडीएस इसका कितना है। टीडीएस 7 से 1800 के अंदर होगा तो मछली की अच्छी ग्रोथ होगी। ठीक है, अगर वो टीडीएस उससे ऊपर है तो मछली की ग्रोथ बहुत कम होती है। ठीक है। तो यहाँ का टीडीएस क्या चल रहा है? टीडीएस हमारा 14-1500 पे चल रहा है। फिर भी उसमें हम थोड़ी सी खुराक बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से, और फर्टिलाइज़र और जिप्सम वगैरह उसमें यूज़ करवा रहे हैं, अच्छा, जिससे टीडीएस थोड़ा सा मेंटेन कर जाए। तो कोई ऐसा भी यहाँ पर निज़ाम है कि जो पानी यहाँ से निकल रहा है उसको कुछ इस तरह से ट्रीट किया जाए कि वो यहाँ की मछलियों के लिए और उसका टीडीएस जो है वो ठीक हो जाए? बिल्कुल, गवर्नमेंट लेवल पे तो आरओ प्लांट होते हैं, उनमें टीडीएस कम किया जा सकता है। और वो अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे तो मैंने यही आपसे पहले अर्ज़ किया है कि जहां हम 25 से 30 मन ले रहे हैं, ये 40 से 50 मन तक जा सकते हैं और मुल्क को इसमें खुद कफील कर सकते हैं। और जितनी बड़ी ये रोई पड़ी हुई है और जितने वरान इलाके, ये तो सारे के सारे आबाद भी हो जाएंगे और इसमें लोगों को जॉब भी मिलेगी, सर्विसेज भी मिलेगी, लोग पैसा भी कमाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि रोही चौलिस्तान के अंदर कितने ऐसे इलाके या कितनी ऐसी इस तरह की जगह हैं जहाँ पर फ़िश फार्मिंग की जा सकती है, जो ज़मीन जो फ़िश फार्मिंग के लिए है वो मुनासिब है? मछली तो असल में हर पानी में हो सकती है, उसके लिए सिर्फ ये है कि फिशरीज उसकी ट्रीटमेंट कर ले पानी की। बाकी रोई तो इस वक्त लाखों एकड़ में पड़ी हुई है, लाखों एकड़ पर रकबा पे मुहित है। और हमारे करीब करीब भी जो है, ये तकरीबन हमारी फार्मिंग के इस वक्त चंद दोस्तों की ग्रुप की मिलके 40 से 50 मुरब्बा में है। अच्छा, तो वैसे तो इधर में मेरा ख्याल में कि इसका जो रेवेन्यू पाकिस्तान इस वक्त 0.9% पे जा रहा है जो एक्सपोर्ट कर रहा है फ़िश की, जबकि श्रीलंका 25 पे है, इंडिया भी 11-12% पे गया हुआ है। तो अगर ये सिर्फ हमारे चौलिस्तान को प्रमोट कर दें तो कम से कम हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का 5 से 7% तक तो हम उसमें एडिशन दे सकते हैं। ये जी बहुत खूबसूरत बात और सबसे अहम बात इन्होंने की है कि अगर गवर्नमेंट और फिशरीज़ डिपार्टमेंट सपोर्ट करे तो जो यहाँ से इस वक्त 0.9% जो है वो हिस्सा है फिशरीज़ का जीडीपी में, तो वो 4, 5, 6, 7% तक जो है उससे भी ऊपर जा सकता है। 66 लाख एकड़ रकबे पर जो है वो रोही चौलिस्तान फैला हुआ है और उसमें से ज़्यादा जो ये कह रहे हैं कि हम दोस्तों ने मिलकर ही 30-40 मुरब्बे जो है वो यहाँ पर फार्मिंग की हुई है। तो 66 लाख एकड़ में कई लाख एकड़ ऐसे ज़रूर होंगे जहाँ पर फिशरीज़ के लिए इस तरह के जो पॉन्ड्स बनाने की सूटेबल जगह होगी, जहाँ पर पानी जो है वो सूटेबल होगा। अखराजात ये तो चलो यहाँ बैठे हैं बात कर रहे हैं 3000-4000 रुपये एकड़ ठेके की, बहुत सारी जगहें अंदर ऐसी भी होंगी जहाँ पर आपको 1 से 2000 रुपये एकड़ के ऊपर जो है वो मिल जाएगी इसकी लीज़ के ऊपर ज़मीन जो है। तो मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दीजिए ऐसे तमाम लोगों के लिए जो यहाँ पर फ़िश फार्मिंग करना चाह रहे हैं, कब ऐसा मकाम आया कि और वो कौन सी ऐसी वजह थी कि आपको लगा यार नहीं यहाँ पर फ़िश फार्मिंग जो है वो नुकसान दे रही है? कभी नुकसान भी हुआ? नुकसान तो कोई ख़ास कभी नहीं हुआ, बराबर में तकरीबन चले जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा बेनिफिशियल किस्म का, हम जैसे पहले गंदम, राया, कनोला की काश्त करते थे, उसमें कभी मौसमी चेंज आ गई, कभी कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उसमें हमेशा ही हमें प्रॉब्लम आया है कि कभी घाटे में कभी मुनाफे में। तो ये एक ऐसा है प्रोजेक्ट कि इसको अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर दे तो इसमें तो मुझे तो घाटा नज़र आता ही नहीं, इसमें मुनाफा ही मुनाफा नज़र आता है। ख़ास तौर पे हमें ये सोलर सिस्टम स्पॉन्सर कर दे फार्मर को, उसके बाद अगर एग्रीकल्चर ट्यूबवेल इनके लिए कोई लाइनें खींच के इधर बिजली की सप्लाई दे दी जाए, तो जितनी आप सहूलतें देंगे उसमें रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और इसमें फार्मर जो है ना, उस फार्मर के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो इसमें ये है कि गवर्नमेंट इसमें थोड़ा बहुत स्पॉन्सर करे, या सोलर सिस्टम में करे या बिजली में करे।
अच्छा, एक चीज़ और भी, जैसे मीठे पानी की लाइनें जो हैं जी। वो 4-5 लाइनें पीने के पानी के अंदर रोही में जा रही हैं, तो आपको कोई लगता है कि 1-2 ख़ास लाइनें जो हैं इन फ़िश फार्मर्स के लिए मीठे पानी से नहरी जैसे वो नहर के करीब से लाइनें निकाली गई हैं, ट्यूबवेल के ज़रिए पानी यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है, तो इस तरह का कोई हो सकता है और हो उससे कोई सकता बेहतरी है, हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है। बहरहाल वो बहुत ज़्यादा कास्टली है। अगर हम इधर ही ड्रिल करके अगर 250 पे हमारा पानी का एक टेस्ट आ रहा है तो 500 पे दूसरा है, 650 पे दूसरा है। जहां हमें 400 फुट तक पानी कड़वा मिलता है तो हम उसके नीचे ड्रिलिंग करवा लेते हैं, और जब बोर हमारा नीचे 600 फुट पे जाता है तो वो पानी में जिप्सम भी ज़्यादा है और वो उसका TDS भी कम है। वो है कि ज़रा कास्टली ज़रूर है, उसमें अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा स्पॉन्सर कर दे, बोर करवा दे या थोड़ा बहुत लोन दे दे कम मार्कअप पे, तो ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बूम आ सकता है, इसमें कुशन बहुत ज़्यादा। आखिर में फिशरीज़ डिपार्टमेंट के लिए क्या कहेंगे कि वो कितना सपोर्ट करे आपको? फिशरी डिपार्टमेंट तो सिर्फ हमें एक बच्चा अच्छी नस्ल का दे दे, जब बच्चा देता है, क्योंकि उसमें जो भी हमें फिशरी देती है बच्चे में, उसमें अक्सर तलाबिया आ जाती है, जिसमें छोटी चिड़ी मछली जिसको कहते हैं, वो जब आ जाती है तो वो बड़ी राऊ को और थैला को और संगारा मछली को जो है ना उसकी ग्रोथ नहीं होने देती। उसके लिए हमें फिर मुख्तलिफ ट्रीटमेंट है अपने तौर पे करते हैं, कभी संगारा उसमें छोड़ते हैं, कभी मली छोड़ते हैं कि उसको थोड़ा पकड़े, उसको कम करे, क्योंकि वो बच्चा बहुत ज़्यादा दे देती है। तो अगर इस तरह का प्योर किस्म का हमें बच्चा और अच्छी नस्ल का ब्रूडर उधर रखें जिसमें बच्चा भी सेहतमंद हो और इनके ब्रूडर भी बड़े हों, तो उसकी ग्रोथ उससे ज़्यादा हो जाती है। अगर ब्रूडर छोटा होगा तो उसकी ग्रोथ भी कम रहती है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रऊफ संगेड़ा साहब हमें बता रहे थे कि कितना यहाँ पर फ़ायदा है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कितना मुतासर कर रही हैं, उनको किस तरह से बेहतर होना चाहिए और फिशरीज़ डिपार्टमेंट ख़ास तौर पर उसको किस तरह से इसको सपोर्ट करना चाहिए। आज हम रोही चौलिस्तान के मुख्तलिफ़ फार्म्स पर फिरे, मुख्तलिफ़ लोग जो यहाँ पर फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं, कितने उनके पास वसाइल हैं, कितने उनको मसाइल हैं, पॉलिसीज़ कितनी मुतासर कर रही हैं गवर्नमेंट की और पॉलिसीज़ के लिए वो क्या चाह रहे हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं, और ख़ास तौर पर यहाँ की मछली का टेस्ट, यहाँ का जो पानी का निज़ाम, यहाँ का जो टरबाइन सिस्टम है या यहाँ का जो सोलर सिस्टम है, वो सारा कि आपको 1 एकड़ के लिए या 1 मुरब्बे के लिए कितना सोलर और उसके ऊपर कितने वसाइल दरकार हैं, वो तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की। यकीनन ये मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी एक मुनफरद सा प्रोग्राम था कि रोही चौलिस्तान के अंदर भी फ़िश फार्मिंग हो सकती है, और सिर्फ हो नहीं सकती बल्कि बहुत बेहतरीन अंदाज में इस वक्त हो रही है, और हज़ारों एकड़ जो है वो इस वक्त फ़िश फार्मिंग जो है वो यहाँ पर हो रही है, और मज़ीद कुछ लोग हमारे जो दोस्त हैं वो सोच भी रहे हैं। तो प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान अतरल्ला शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।